भैरवपुर नाम के गांव में दो भाई रहते थे, सुरेश और रमेश। सुरेश बहुत मेहनती था, जबकि रमेश बहुत आलसी था। ठीक उसी प्रकार उन दोनों की पत्नियां भी उन पर गई थीं। सीता, जो बिल्कुल सुरेश की तरह मेहनती थी, वैसी ही माया बिल्कुल रमेश की तरह आलसी स्वभाव की थी। सीता, जल्दी मेरे लिए चाय लाओ। मुझे खेत पर जाने के लिए देरी हो रही है। सुनिए जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप आज खेतों पर मत जाइए। नहीं सीता, मुझे जाना होगा, नहीं तो वो लाला दुखीराम मेरे खेतों के लिए पानी नहीं देगा। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। फिर सीता चाय लेकर आती है। चाय पीकर सुरेश खेतों पर चला जाता है। सुरेश अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी वहाँ गांव का सरपंच लाला दुखीराम आता है। और सुरेश, कैसा चल रहा है तेरा काम? आपके आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है लाला जी। लाला की नजर कई वर्षों से सुरेश की जमीन पर थी। अरे भाई सुरेश, जब तेरी तबीयत इतनी खराब रहती है तो तू शहर जाकर किसी बड़े डॉक्टर को दिखाता क्यों नहीं है? बात तो ठीक है लाला जी, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं कि शहर जाकर अपना इलाज करा सकूं। अगर तू मेरी बात माने तो एक रास्ता है। कौन सा रास्ता है, बताइए लाला जी। अरे तुम अपना खेत मुझे बेच दो, मैं तुम्हारे खेत की कीमत से 2 गुना कीमत देने को तैयार हूँ। लाला की बात सुनकर सुरेश निराश हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। क्या हुआ सुरेश, किस सोच में पड़ गया? लाला जी, आपकी बात तो ठीक है, पर ये मेरे पूर्वजों की जमीन है, मैं इस जमीन को मरते दम तक नहीं बेचूंगा। ठीक है तो फिर मर, फिर मैं चला। अगर कभी जमीन बेचने का ख्याल आए तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे अच्छी कीमत दे दूंगा। ऐसा बोलकर लाला गुस्से से चला जाता है। क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो? वो क्या है ना भाग्यवान, आज मेरे खेत पर लाला आया था। फिर सुरेश सीता को सारी बात बताता है। ठीक ही तो कह रहा था लाला, हमारे बिरजू को देखिए, पूरे 16 साल का हो गया है, आज तक स्कूल नहीं जा पाया, न ही आप अपना इलाज करा पाए। अरे भाग्यवान, तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, भला मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ भाई? ऐसा बोलकर सुरेश सीता को चुप करा देता है। ऐसे ही दिन प्रतिदिन सुरेश की तबीयत खराब होती जाती है। सुनिए जी, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, मेरी मानो तो खेत लाला को बेच दो और जो पैसे आएंगे उनसे अपना इलाज करा लो। देखो सीता, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, ये जमीन मैं मरते दम तक नहीं बेचूंगा। चुपचाप सो जाओ, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। लाला दुखीराम सुरेश के घर आता है। सुरेश, अरे ओ सुरेश, अरे बाहर तो आ जरा। सुनिए जी, बाहर लाला आया है, आपको बुला रहा है। लेकिन सुरेश की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अरे ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? फिर सीता सुरेश के पास जाती है। उठ जाइए जी, देखिए बाहर लाला आया है। काफी देर तक जब सुरेश नहीं उठता तो सीता उसे हाथ लगाती है। अरे ये उठ क्यों नहीं रहे? हे भगवान, इन्हें क्या हो गया? अभी जाकर वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ। सीता भागती हुई घर के बाहर आती है। अरे क्या हो गया सीता, तुम इतनी तेज दौड़ती हुई कहाँ जा रही हो? पता नहीं लाला जी, इन्हें क्या हो गया, उठ ही नहीं रहे। मैं वैद्य जी को बुलाने जा रही हूँ। अरे सीता, उसमें वैद्य जी की क्या जरूरत है, मैं भी तो थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ। चलो देखते हैं कि उसे क्या हुआ है। सुरेश, अरे भाई सुरेश, क्या हुआ तुझे? जैसे ही लाला सुरेश का हाथ पकड़कर देखता है तो वो चुप हो जाता है। क्या हुआ लाला जी, आप चुप क्यों हैं? सीता, ये बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि सुरेश हमें छोड़कर चला गया है। ये सुनते ही सीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोने लगती है। ये क्या हो गया? हे भगवान, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, अब हमारा क्या होगा? भाभी, अपने आप को संभालिए। मैंने इनसे कहा था जमीन लाला जी को बेच दीजिए,
लेकिन इन्होंने मेरी एक न सुनी। अब होनी को कौन टाल सकता है, अपने आप को संभालो सीता। इतना बोलकर लाला दुखी राम वहाँ से चला जाता है। अब घर वाले मिलकर सुरेश का अंतिम संस्कार करते हैं। अब बिरजू अपने पिता के खेत में काम करने लगता है। माँ, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। पर क्या करोगे तुम इतने पैसों का? मुझे बाजार से खेतों के लिए बीज लाने हैं। ठीक है बिरजू, मैं करती हूँ कुछ इंतजाम। फिर सीता रमेश के पास जाती है। देवर जी, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। वो क्या है ना कि बिरजू को खेतों के लिए बीज लाने हैं। भाभी, अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तभी माया जोर से चिल्लाती हुई बोलती है, क्यों? तेरा पति हमारे लिए कुछ छोड़कर गया था क्या? खुद तो मर गया और तुम दोनों को हमारे ऊपर छोड़ गया। ये क्या बोल रही है तुम माया? तुम चुप रहो जी, तुमने ही इन दोनों को अपने सर पर चढ़ा रखा है। इतना बोलकर माया वहाँ से चली जाती है। भाभी, माया की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नहीं देवर जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सीता लाला दुखी राम के पास जाती है। नमस्ते लाला जी। नमस्ते नमस्ते सीता, और बताओ कैसे आना हुआ? वो क्या है ना लाला जी, बिरजू को खेतों के लिए बीज खरीदने हैं। मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, बस इसीलिए मैं अपनी माँ के कंगन आपके पास गिरवी रखने आई हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है। लाओ वो कंगन मुझे दिखाओ। फिर लाला उन कंगनों को देखने लगता है। अरे ये तो असली सोने के कंगन है, इनकी कीमत तो लाखों में है। मुझे कुछ भी करके इसके कंगनों को इससे हड़पना होगा। क्या हुआ लाला जी, आप किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, मैं ये बोल रहा था कि सुरेश ने कुछ समय पहले ही मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे और उन पैसों को देने से पहले ही उसकी मौत हो गई, इसलिए मैं ये कंगन ले रहा हूँ। अब जाकर मेरा हिसाब पूरा हुआ, तुम जा सकती हो। नहीं लाला जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। मैं धीरे धीरे आपका सारा कर्ज चुका दूंगी। नहीं, तू भी उस सुरेश की तरह ना मर जाए। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। चल भाग यहाँ से। नहीं लाला जी, ऐसा मत कीजिए, वो कंगन मेरी माँ की आखिरी निशानी है। लाला सीता की एक नहीं सुनता और उसे धक्के देकर भगा देता है। सीता रोते हुए घर आती है। क्या हुआ माँ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? फिर सीता बिरजू को सारी बात बताती है। उस लाला को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम रुको माँ, मैं अभी जाकर तुम्हारे कंगन उस लाला से लेकर आता हूँ। नहीं बिरजू, तू उस लाला के पास मत जा, वो बहुत खतरनाक आदमी है। नहीं माँ, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा मुझे। नहीं, मैं तेरे पिता की तरह तुझे भी खोना नहीं चाहती। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। लेकिन बिरजू लाला के घर जाने का इरादा बना चुका होता है। ये सही समय है चोरी करने का, अब तक लाला भी सो गया होगा। फिर बिरजू सीता की ओर देखते हुए बोलता है, मुझे माफ करना माँ, मैं ये चोरी सिर्फ तुम्हारे कंगन लाने के लिए कर रहा हूँ। बिरजू छिपते हुए लाला के कमरे तक पहुँच जाता है। बिरजू बहुत देर तक लाला के कमरे में कंगन ढूंढता है। तभी उसे एक छोटी सी तिजोरी नजर आती है। जरूर इस तिजोरी में ही कंगन रखे होंगे। बिरजू जैसे ही तिजोरी की ओर बढ़ता है, तभी उसका हाथ मेज पर रखे गिलास से टकराता है और गिलास गिर जाता है। उसकी आवाज से लाला की आंख खुल जाती है। कौन है वहाँ? फिर लाला लाइट जलाता है। अच्छा, तो तू है बिरजू, तो तूने अब चोरी करना शुरू कर दिया है। नहीं लाला जी, मैं चुप, बिल्कुल चुप। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। फिर लाला गांव के कुछ लोगों को लेकर बिरजू के घर जाता है। क्या हुआ लाला जी? बिरजू, तू लाला जी के पास क्या कर रहा है? सीता, अब ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर। पहले इस बिरजू को मेरे घर चोरी के लिए भेजती है और अब अनजान बन रही है। नहीं लाला जी, ये झूठ है। बिरजू, तू बोलना, कुछ बोलता क्यों नहीं? माँ, मैं तुम्हारे कंगन लेने गया था जो लाला ने धोखा करके अपने पास रख लिए हैं। इतना सुनते ही लाला डर जाता है कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। झूठ बोल रहा है ये, मैंने इसे चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा है। मैं तो कहता हूँ इसको गांव से ही बाहर निकाल देना चाहिए। ये सुनते ही रमेश के मन में लालच आ जाता है कि अगर बिरजू अपनी माँ के साथ चला गया तो खेतों का मालिक वो बन जाएगा। जी लाला जी, आप सही बोल रहे हो, इन्हें गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ देवर जी, ये आप क्या बोल रहे हैं?
इससे पहले कि सीता कुछ और बोलती, माया अंदर से उनका सामान बाहर फेंक देती है। देख सीता, कल सूरज निकलने से पहले तू इस गांव से चली जा, नहीं तो कल का सूरज मैं तुम दोनों को नहीं देखने दूंगा। ठीक है, अगर आप सबकी यही इच्छा है तो हम दोनों अभी यहाँ से चले जाते हैं। फिर सीता और बिरजू अपना सामान लेकर वहाँ से चले गए। बिरजू, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझसे और नहीं चला जाएगा। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। तुम बैठो, मैं कहीं से पानी लेकर आता हूँ। बिरजू के जाते ही वहाँ 2 डाकू आ जाते हैं। तुम्हारे पास इस पोटली में जो भी है हमें दे दो, नहीं तो मारी जाओगी। सीता उनके आगे अपनी पोटली कर देती है। जल्दी चलो उस्ताद, इससे पहले कि कोई आ जाए। रुक जा कल्लू, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कौन हो तुम और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? सीता भैरव को सारी बात बताती है। फिर सभी ने हमको गांव से बाहर निकाल दिया भैया। तुम्हारे साथ तो उन लोगों ने बहुत बुरा किया है बहन, पर तुम चिंता मत करो, आज से तुम हमारे साथ रह सकती हो। तुम्हारा बेटा कहाँ है? तभी वहाँ बिरजू आ जाता है। माँ मैं आ गया। ये लोग कौन है माँ? बेटा, मैं तुम्हारा मुंह बोला मामा हूँ। चलो, आज से तुम हमारे साथ रहोगे। फिर भैरव दोनों को अपने अड्डे पर ले जाता है। वहाँ और भी डाकू होते हैं। सुनो भाइयों, आज से ये हमारे गिरोह के नए सदस्य हैं। ये है सीता बहन और ये है बिरजू। आज से ये दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। ऐसे ही समय बीतता है। सीता सभी के लिए रोज खाना बनाती और बिरजू डाकुओं के साथ लूटपाट करने लगता है। बिरजू, अब तुम लूटपाट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अकेले जाकर किसी गांव में डाका डालो। जी मामा जी, जैसी आपकी आज्ञा। फिर बिरजू मुंह पर एक कपड़ा लपेटकर घोड़े पर बैठकर निकल पड़ता है। भैरव मामा ने बोल तो दिया, लेकिन मैं किस गांव में जाकर लूटपाट करूं? तभी बिरजू को याद आता है। क्यों ना मैं अपने गांव भैरवपुर से ही शुरुआत करूं। वैसे भी वहां कुछ लोगों से मुझे हिसाब बराबर करना है। फिर बिरजू भैरवपुर की ओर जाने लगता है और लाला दुखी राम के घर पहुंच जाता है। लाला, लाला मेरी माँ के कंगन लौटा दे, नहीं तो। कौन हो भाई और मुझसे क्या चाहते हो? इतनी जल्दी भूल गया लाला? तूने मेरी माँ की मजबूरी का फायदा उठाया है। मेरी माँ के कंगन तेरे पास हैं। वो कंगन मेरी माँ की इज्जत है। इससे पहले कि मैं तुझे मौत के घाट उतार दूं, मेरी माँ के कंगन लौटा दे। फिर बिरजू अपने मुंह से कपड़ा हटाता है। बिरजू तू? हाँ मैं। लेकिन बेटा, वो कंगन तो सीता बहन ने ही मुझे गिरवी रखने को दिए थे। बस बहुत हो गया लाला, अब और नहीं। कंगन देता है या? ठीक है बिरजू, ले जाओ अपनी माँ के कंगन, बस मुझे कुछ मत करना। फिर लाला बिरजू को कंगन दे देता है। ले बेटा बिरजू, ले, अब मुझे छोड़ दे। ऐसे कैसे लाला? अभी तो तुझसे थोड़ा और हिसाब बराबर करना है। इतना बोलकर बिरजू लाला को कोड़े से मारने लगता है। अरे बाप रे, छोड़ दे बेटा, माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे बेटा। लाला, जब मेरी माँ के कंगन गिरवी रखकर सूदखोरी कर रहा था, तब तुझे हम पर दया नहीं आई थी, और आज तू मुझसे माफी की भीख मांग रहा है। अरे बिरजू बेटा, हम तो गरीब का पेट पालने के लिए ब्याज का धंधा करते हैं। तू तो जानता है ना, हम भी मजबूर हैं। अगर ये धंधा नहीं करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। मजबूरी का रोना मत रो लाला। तूने मेरी माँ की आंखों में आंसू दिए हैं, मैं आज तुझे उसी दर्द का एहसास दिलाऊंगा। इतना बोलकर बिरजू लाला को फिर से पीटने लगता है। आए राम, माफ कर दे। अरे अब ऐसा कभी नहीं होगा, कसम खाता हूँ बेटा, मुझे छोड़ दे। उम्मीद है लाला तुझे ये सबक जिंदगी भर याद रहेगा। अगर आगे से किसी के साथ भी तूने ऐसा किया तो मैं तुझे चलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा, समझा? नहीं नहीं बिरजू बेटा, अब कभी नहीं। अब मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा।
फिर बिरजू अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाया है बिरजू? पहले आंख बंद करो माँ। सीता अपनी आंखें बंद करती है और बिरजू सीता के हाथों में कंगन रखता है। कंगन देखकर सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मैंने कहा था ना माँ कि एक दिन तेरे कंगन जरूर लाऊंगा। सीता बिरजू को गले लगा लेती है। बहुत अच्छे बिरजू, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। कल का क्या इरादा है तुम्हारा? कल भी मुझे किसी से हिसाब बराबर करने जाना है मामा। इतना बोलकर बिरजू सोने चला जाता है। रमेश चाचा, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। अगले दिन बिरजू सीधा रमेश के पास जाता है और उसके ऊपर बंदूक तान देता है। कौन हो भाई, तुम कौन हो? फिर बिरजू अपने मुंह से कपड़ा हटाता है। बिरजू, हाँ मैं। बड़े दिनों के बाद आया बेटा तू। सीता भाभी नहीं आई तेरे साथ? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर चाचा, नहीं तो ये सारा पीतल ना तेरे अंदर भर दूंगा, समझा? पर बिरजू, तू मुझे मारना क्यों चाहता है रे? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? बिरजू बेटा, इन्हें छोड़ दो, इन पर थोड़ा रहम करो। तुम तो एक औरत हो, फिर उस दिन तुमने मेरी माँ पर रहम क्यों नहीं खाया? बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दो बेटा। माफी मांगने से सब ठीक नहीं हो जाएगा चाची। मुझे माफ कर दे बिरजू, तू जैसा कहेगा मैं वैसा करने को तैयार हूँ। जा जाकर मेरे पिता के खेत के कागज ला। रमेश जमीन के कागजात लाता है। ले बिरजू, तुम्हारी जमीन के कागज, और हमें छोड़ दे। कागज लेकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। इस तरह बिरजू उन सब से अपना बदला ले लेता है और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।